हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम लोग क्लास 12th रेनबो बुक का सेक्शन सेकेंड पोएम नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पर स्वीटेस्ट लव का मतलब है वो अपने बिलव्ड से कहता है जॉन डॉन कि हे प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ। इस चैप्टर का ये नाम है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया एक प्रेम काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रेम काव्य है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव है ये। इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन है, पहले हम वो समझते हैं। जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 को और इनका डेथ हुआ था 1631 को, ठीक है। जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 को और इसका डेथ हुआ था 1631 को इसका जन्म हुआ था। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। और ये क्या थे? पायोनियर थे। पायोनियर का मतलब होता है निर्माता, खोजकर्ता, मतलब एक नए प्रकार के काव्य का, एक नए प्रकार के गीत का ये क्या था? खोज करता था। एंड सैटिरिकल वर्ड्स, सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण छंद, व्यंग्यपूर्ण काव्य का ये क्या था? एक खोज करता था। कौन? जॉन डॉन। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि डैश वाज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स, कि लिरिकल और सैटिरिकल वर्ड्स का जो खोज करता था वो कौन था? तो वो थे जॉन डॉन, ठीक है। पायोनियर का मतलब होता है खोजकर्ता। क्या होता है? खोजकर्ता पायोनियर का मतलब होता है। और भी पायोनियर का बहुत सारा मतलब होता है। पायोनियर का मतलब होगा मार्ग निर्माता, अग्रदूत होता है या खोजकर्ता होता है, ठीक है। तो ये एक नए प्रकार के गीत का, नए प्रकार के काव्य का और व्यंग्यपूर्ण वर्ष का, व्यंग्यपूर्ण छंद का ये क्या था? खोज करता था। व्यंग्यपूर्ण का मतलब होता है एक ऐसा लेखन, एक ऐसा काव्य जिसमें किसी पर व्यंग्य किया गया हो, किसी पर ताना कसा गया हो, व्यंग्य कसा गया हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सैटिरिकल वर्ड्स कहते हैं उसको। और ये कहलाते थे कॉल्ड, मतलब कहलाते थे, क्या कहलाते थे? ये मेटाफिजिकल पोएट कहलाते थे, ये आध्यात्मिक कवि कहलाते थे। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि डैश वाज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट कौन है? जॉन डॉन है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि डैश वाज अ लव पोएट। जॉन डॉन। जॉन डॉन एक लव पोएट भी है और एक मेटाफिजिकल पोएट भी है। याद रहेगा कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट भी है और क्या है? लव पोएट भी है। वाज बॉर्न इन लंदन, इसका जन्म कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। ये भी क्वेश्चन याद रखना कि जॉन डॉन का जन्म लंदन में हुआ। इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, इसका एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में, मतलब कि रोमन कैथोलिक धर्म होता है एक, है ना, जो चर्च से संबंधित होता है धर्म, तो कैथोलिक धर्म से ये संबंधित था। एक कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक प्रोस्पेरस कैथोलिक फैमिली का मतलब एक समृद्ध, बहुत अमीर घराने में इनका जन्म हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स, जो उनके फैमिली वाले सब क्या थे? व्यापारी थे। व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन फैमिली में इनका जन्म हुआ था। एट अ टाइम, उस समय इनका जन्म हुआ था व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड पूरी तरह क्या था? रोमन कैथोलिक जो धर्म था उस धर्म का पूरी तरह विरोधी था, ठीक है, कट्टर विरोधी था उस समय। कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड में उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जिस समय इंग्लैंड के अंदर रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ, मतलब लोगों में एक क्या था? विरोध था। वहाँ के लोग रोमन कैथोलिक जो फैमिली था कैथोलिक धर्म का विरोध कर रहे थे। ऐसे समय में उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर। समझे बात? नहीं समझे? क्वेश्चन ये भी आएगा कि जॉन डॉन बिलोंग टू डैश फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली, ठीक है। तो इस फैमिली में इनका जन्म ऐसे समय में हुआ जिस समय इंग्लैंड पूरी तरह से इस धर्म का विरोधी था, एंटी था एकदम, ठीक। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। और जॉन डॉन जो था, जॉन डॉन को मजबूर किया गया, बाध्य किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए। विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जॉन डॉन को मजबूर किया गया।
क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण, उनके धर्म के वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, बिना डिग्री का ही निकाल दिया गया। क्योंकि वो किस धर्म से बिलोंग करता था? रोमन कैथोलिक, मतलब कैथोलिक धर्म से वो बिलोंग कर रहा था। और ऐसे समय में वो उनका जन्म हुआ जिस समय इंग्लैंड पूरी तरह इस धर्म का क्या था? विरोधी था। इसलिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उस यूनिवर्सिटी से उन्हें धर्म की वजह से बिना डिग्री का ही निकाल दिया गया। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी, इन्होंने लॉ का भी अध्ययन किया था और थियोलॉजी का भी अध्ययन किया था। लॉ एंड थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। क्या होता है इसका मतलब? धर्मशास्त्र। मतलब कि इन्होंने लॉ, कानून का भी अध्ययन किया था और थियोलॉजी का भी अध्ययन इन्होंने किया था। He also participated in 2 naval expeditions, इन्होंने 2 नौसैनिक अभियान में भी पार्टिसिपेट किया था, नौसैनिक अभियान में हिस्सा लिया था इन्होंने। ठीक है, नौसैनिक मतलब नौसेना जो होता है, जिसको हम आर्म्ड फोर्स कहते हैं, जो समुद्री जो सेनाएं होती है उसको नौसेना कहते हैं। तो उसके अभियान में, एक्सपेडिशंस का मतलब होता है अभियान, ठीक है, कंपेन जो कहते हैं। तो उस एक्सपेडिशंस में भी इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, नौसैनिक अभियान में इन्होंने भाग लिया था। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, और इस नौसैनिक अभियान में पार्टिसिपेट करने के बाद ये एक बहुत अमीर घर में एक नोबल पर्सन, मतलब एक जो जिसको हम रईस आदमी कहते हैं, पैसे वाला आदमी, बहुत एक रईस आदमी के घर इसको एक नौकरी लग गई, सेक्रेटरी का नौकरी लग गया। ठीक है, वो सेक्रेटरी के तौर पर उस नोबल मैन के घर काम करने लगा। ठीक है, क्या बन गया? ये सेक्रेटरी बन गया। किसका बन गया? एक नोबल मैन का एक सेक्रेटरी बन गया। समझा बात? नहीं समझा? अ जॉब ही लॉस्ट। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, उसको ये जॉब खोनी पड़ी। जो जॉब इसको मिला था, सेक्रेटरी का जॉब जो मिला था, ये जॉब इनको खोना पड़ा। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब इनको गुप्त रूप से थोड़ी दिन के लिए जब इसको जेल में भेज दिया गया। जब जेल हो गया इनको, तो इनका जो जॉब था, सेक्रेटरी का जॉब, ये क्या हो गया? छिना गया, जॉब इसका चला गया। ठीक है, क्यों उसको जेल क्यों भेजा गया? फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रन्स नीज, क्योंकि जो पैट्रन्स था, जो आश्रयदाता था, जिन्होंने उसको आश्रय दिया था, उसको काम दिया था, उनकी भतीजी को ये चुपचाप भगाकर लेकर चला गया था। समझा बात? इस वजह से इनको जो है वो जॉब जो है खोना पड़ता है। किसको? जॉन डन, यही वजह से। समझे बात? नहीं समझे? इन 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, 42 की उम्र में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। जॉन डॉन ने क्या किया? तो ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि इसका राज्याभिषेक हुआ, ये मतलब पुरोहित अभिषेक हुआ, मतलब कि ये पुरोहित बन गया। क्या बन गया? पुरोहित। इन्होंने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, पुरोहित में बन गया, ये पुजारी बन गया ये। ठीक है, इसका समन्वय हो गया। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एट द एज ऑफ 42 के एज में, 42 साल की उम्र में इन्होंने मतलब ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन आता है, जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एट द एज ऑफ डैश। कितने के एज में? 42 के एज में इन्होंने क्या किया था? तो ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था। कब? 1615 है ना, 1615 में इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। एंड और soon became one of the greatest preacher of his time, और जल्द ही अपने समय के सबसे महान उपदेशकों में से एक बन गई। ठीक है, इन लव लिरिसिज्म, प्रेम काव्य में, डॉन ब्रॉक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। जॉन डॉन जो है वो अपने प्रेम कविताओं में, प्रेम काव्य में, वो जो एक पेट्रार्चन जो ट्रेडिशन था, उन सारे ट्रेडिशन को क्या करता है? तोड़ देता है, उनसे अपना रिलेशन तोड़ लेता है। आप पेट्रार्चन ट्रेडिशन क्या होता है? तो जो सोनेट होता है 14 लाइन का, उस 14 लाइन को 2 भाग में बांटा गया है।
एक को कहते हैं ऑक्टेव, दूसरे को कहते हैं सेस्टेट। तो ऑक्टेव में 8 लाइन होता है और सेस्टेट में 6 लाइन होता है। 8 से कितना हुआ 14। तो ये जो 14 लाइन में लिखने का जो सोनेट का जो एक परंपरा था, एक ट्रेडिशन था, इसको कहा गया पेट्रार्चन ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये जो 14 लाइन में लिखने का जो एक प्रथा था, इस प्रथाओं को इन्होंने क्या किया, तोड़ा। मतलब इन्होंने इससे अपना संबंध छुड़ाया। और क्या किया उन्होंने, एंड इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन। और इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक नया जो भाषा है जिसको इंट्रोड्यूस किया, इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टूल। मतलब कि बौद्धिक और आम बोलचाल की जो भाषा है, उन सब सारी भाषाओं को उन्होंने क्या किया, अपने काव्यों में इस्तेमाल किया। समझा बात, नहीं समझा? इन सब सारे स्वरों का उन्होंने अपने कविताओं में अपनी बुद्धि से उन सारे वर्ड्स का, उन सारी चीज़ों का अपने कविताओं में उन्होंने इस्तेमाल किया, पेट्रार्चन ट्रेडिशन से अपना संबंध तोड़ लेने के बाद। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with the verbal and intellectual teasing. इनका जो लव पोएम्स है, इनका जो प्रेम कविताएं है, प्रेम काव्य है, ये प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है, विज्ञान और भूगोल के नवीनतम खोजों का प्रयोग करता है। इसमें साइंस भी मिला होता है, इसमें ज्योग्राफी भी मिला होता है। जो नवीन डिस्कवरीज है, जो नवीन खोज है, इन सारी चीज़ों का इसमें मिश्रण होता है, सब उपयोग करता है। टू हैमर अ होम पॉइंट, है ना, टू हैमर होम अ पॉइंट, मतलब कि घर को एक बिंदु मानकर ये क्या करता है, तो ये ज्योग्राफी को और साइंस को, सारी चीज़ों का मिश्रण अपने कविताओं में करता है। एंड कंबाइंड पैशन, और ये अपने उत्साह को, अपने जुनून को उसमें शामिल करता है, सम्मिलित करता है, कंबाइन करता है विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, मतलब कि सशब्द, शाब्दिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ वो क्या करता है, अपने कविताओं में शब्दों का इस्तेमाल करता है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जॉन डॉन जो है वो कई शब्दों के साथ छेड़छाड़ किए हैं। जैसे DIE का स्पेलिंग होता है, मरना का जो होता है, क्या होता है, DIE, मरना, तो DIE होता है। इन्होंने अपना नया एक वर्ड इस्तेमाल किया, उसमें DYE अपने तरीके से इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने क्या किया, वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ किया। तो ये अपने कविताओं में अपने तरीके से वर्ड्स को छेड़छाड़ करते हुए अपने कविताओं में उन चीज़ों को इस्तेमाल किया। ठीक है, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स एंड एलगीज एंड सरमॉन्स। जॉन डॉन जाने जाते हैं किसके लिए, इनकी जो बेहतर, जो बेस्ट कविताएं हैं, उनमें से इनका नाम है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स एंड द एलगीज एंड सरमॉन्स। ये जो कविता है, ये कविता इनकी बहुत ही फेमस कविता है और इन कविताओं के लिए जाने जाते हैं। समझे बात? उसके बाद देखो क्या है, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, पोएटिक का मतलब काव्यात्मक, तो वास्तविक काव्यात्मक भावना, हार्श मीटर्स कठोर छंद, स्ट्रेंड तनावपूर्ण एंड विम्सिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। जितना भी इनका, चाहे वो वास्तविक काव्यात्मक भावना हो, या कठोर इनका छंद हो, या तनावपूर्ण या वहमी छाया हो इनकी, जिस प्रकार इन्होंने अपने कविता में इस्तेमाल किया और करते हैं, इन्होंने इनके द्वारा किया जाता है कविता में। इससे क्या होता है, उनका जितना भी कविता है, इन सारे कविताओं के रचना का वर्णन हो जाता है इससे। ठीक है, इनके विम्सिकल इमेज से, इनके हार्श मीटर से, स्ट्रेंड से और पोएटिक फीलिंग से, इनका जो फीलिंग होता है इस कविताओं के अंदर, इन सभी को देखने के बाद इनका जो कविता है, इनके कविताओं के रचना को समझा जा सकता है, सबका वर्णन करता है इन सभी की वजह से। तो ये था इंट्रोडक्शन किसके बारे में, जॉन डॉन के बारे में। किसके बारे में इंट्रोडक्शन था, जॉन डॉन के बारे में। अब ये ऑब्जेक्टिव्स में से कहाँ से आएगा, बॉर्न कब हुआ, डेथ कब हुआ, किसने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, ये कहाँ जन्म, इसका जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, किस परिवार में हुआ, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ। इन्होंने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था, कब किया था, एट द एज ऑफ 42, मतलब 42 साल की उम्र में 1615 में 1615 ईस्वी में इन्होंने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था। जॉन डॉन को
निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, है ना, बिना डिग्री का। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वॉज जॉन डॉन फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कहेंगे जॉन डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनके धर्म के वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। समझे कि नहीं समझे बात? तो ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। जॉन डॉन जाने जाते हैं किस किस के लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलेगीज एंड सरबॉन्स, इन सब के लिए जाने जाते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस रहेगा। ठीक, अब आगे देखो, स्टार्ट होता है पोयम। ये पोयम, अब इससे पहले थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम उसको अगर समझोगे, क्वेश्चन समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में बात किसकी होगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि योर्स इज अ वेरी लविंग फैमिली, you have always lived together but now you have to leave them to go to a different city to pursue your studies। कह रहा है कि आपके पास बहुत प्यारा तो फैमिली, परिवार तो होगा ही। you have always lived together, आप हमेशा साथ रहे हैं उसके। but now, लेकिन अब you have to leave them, लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ेगा उस परिवार को। टू गो टू अ डिफरेंट सिटी, और एक अलग सिटी जाना पड़ेगा। टू परस्यू योर स्टडीज़, अपने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें उस परिवार को छोड़कर बाहर जाना होगा। हाउ वुड यू फील, तो आपको कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा? लिविंग द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के मेंबर्स को छोड़ते हुए आपको कैसा फील होगा? मतलब ये चैप्टर यही है। चैप्टर में बात किया गया है जॉन डॉन के प्रेमिका के बारे में, कि जॉन डॉन की एक प्रेमिका है जिसका नाम है एन मोरे। इसका नाम क्या है? इसमें एन मोरे का जिक्र नहीं किया गया है। एन मोरे उनकी प्रेमिका का नाम होता है। तो एन मोरे से वो कहता है, जो बात वो कहता है उसको इसमें वो लिखता है, इस कविता में उन्होंने लिखा है कि जॉन डॉन कहीं जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं, लेकिन वो जो भावना है वो भावनाओं को वहाँ पर बता रहे हैं उसके सामने में, उसको एक प्रकार से संतावना दे रहे, कंसोल कर रहे हैं उसको। ठीक है, कंसोल दे रहे हैं, संतावना दे रहे हैं उसको। तो वही चैप्टर है। चलो देखो पहला जो है स्टेंजा में क्या है? Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। कहता है कि प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो जर्मनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो जर्मनी जा रहे हैं। इसमें दिया नहीं है, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर weariness of thee, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। यहाँ पर देखो THEE का इस्तेमाल किया गया है। THEE का मतलब होता है यू। क्या होता है? पुरानी इंग्लिश में यू को दी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दी कहा जाता था। तो यहाँ पर पुरानी इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश है ये दी। तो कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ दी, कि प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। नर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद में मैं जा रहा हूँ कि ये दुनिया जो है वो तुमसे बेहतर प्यार मुझे दिखा सकती है, तुमसे बेहतर प्यार करने वाला इस दुनिया में मुझे कोई मिल सकता है, इस आशा में भी मैं नहीं जा रहा हूँ। जब वो जा रहे तो वो बता रहे कि देखो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया जो है इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया जो है तुमसे बेहतर प्यार मुझे करेगा। ठीक है, उसको समझा रहे हैं। बट लेकिन सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि एक दिन तो मुझे मरना ही है, सबको एक दिन मरना ही है ना। तो वो चाह रहे हैं कि जब हम दोनों में से कोई एक डिपार्ट हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, तो वो भावना ना आए जो मरने के बाद किसी दूसरे इंसान को आता है, एक दूसरे से बिछड़ने के बाद। इसलिए वो पहले क्या करना चाहता है? एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इसलिए वो एक बार दूर जाकर देखना चाहता है कि कैसे हम दोनों रह सकते हैं। ठीक है, एक आदत बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो कह रहा है कि बट सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट, कि एक दिन तो मरना ही मरना है ना। टिस बेस्ट, टिस बेस्ट का मतलब होता है इट इज बेस्ट, पुरानी इंग्लिश में टिस बेस्ट कहा गया। इट इज बेस्ट, तो इसलिए ये बेस्ट होगा, ये बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि अपने आप को मैं जेस्ट में गुजारूं। किस में गुजारूं? जेस्ट में, मतलब आनंद में गुजारूं। ठीक है, इंजॉय में गुजारूं अपने आप। ऐसा ना हो कि मरने के बाद जो है तुम मेरे लिए रो या मैं तुम्हारे लिए रो, या तुम्हारे गम में अपना जीवन जीता रहूं। इसलिए मैं खुद को आनंद में जीना चाहता हूं। दस बाय फेन डेथ टू डाई,
मरकर मैं जो है अपने आप को आनंद में जीना चाहता हूँ, एक झूठी मौत मरना चाहता हूँ। देखिए समझे बात, कौन कहता है ये? जॉन डॉन कह रहा है। किससे कह रहा है? इतना ही नहीं कह रहा, और देखो क्या कह रहा है सेकंड स्टेंजा में। कहता है हे व्हाई आर यू क्राइंग, प्रेमिका से कहता है तुम रो क्यों रही हो? व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ मी, तुम मेरे बारे में सोच क्यों रही हो? यस्टर नाइट, पिछली रात, द सन वेंट हेंस, सन यहां से चला गया था। तुमने देखा ना पिछली रात जो है वो सन यहां से चला गया था। सर सन रात में, अजीब बात। यस, लंदन में ऐसा होता है, इंग्लैंड में रात में होता है, सूर्य होता है वहाँ, ठीक है। ये तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात तुमने देखा कि यहाँ से सन जो है चला गया, ठीक है। सन उगा हुआ था ना, सूर्य उगा हुआ था, सूर्योदय हुआ था, लेकिन वो फिर यहाँ से चला गया, डूब गया। एंड येट इज हेयर टुडे, लेकिन तुम देखो कि आज फिर से वो यहाँ चला आया है। कल तुमने देखा कि वो यहाँ से चला गया था, आज तुम फिर देखो कि फिर से वो सूर्य यहाँ पर आ गया है। He has no desire nor sense, उनके पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही कोई सेंस, ना ही कोई दिमाग है, फिर भी वो आ गया है ना। सूर्य के पास क्या दिमाग है, क्या इच्छा है, लेकिन कल चला गया था, फिर वो आज आ गया है। नर हाव सो शॉर्ट अवे, उनके पास ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, कल गया और आज आ गया, उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है, ना ही उसके पास कोई दिमाग है और ना ही उनका कोई इच्छा है। कल चला गया, फिर किस लिए वो आज आया है? आज आया है कि नहीं आया है, उसको बता रहे हो। देन फियर नॉट मी, तो मेरे लिए डरने की क्या बात है, तो फिर मेरे लिए क्यों डरती हो तुम? उसको कह रहे हो कि सूर्य जिसके पास ना कोई इच्छा है ना, ना कोई सेंस है, ना कोई शॉर्टकट वे है, लेकिन वो कल चला गया तो आज फिर से वो आ गया है ना। तो फिर मेरे लिए, मेरे पास तो दिमाग भी है, मेरे पास तो इच्छाएं भी है, मोटिव्स भी है, फिर तुम क्यों चिंता करती हो मेरे बारे में कि हम नहीं आएंगे? ठीक है, वो समझा रहे हो। बट बिलीव, बल्कि ये विश्वास करो, दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, बल्कि ये विश्वास करो कि मैं बहुत ही स्पीड जर्नी बनाऊंगा, मेरी जो यात्रा होगी बहुत ही तेज यात्रा होगी। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, चूंकि मेरे पास उससे ज़्यादा पंख होंगे। पंख का मतलब यहाँ पर, पंख का मतलब वो नहीं, पंख का मतलब क्योंकि मेरे पास उनसे ज़्यादा चाहते होंगी, इच्छाएं होंगी, उससे ज़्यादा मेरा उद्देश्य होगा, तो हम तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो मेरे लिए चिंता क्यों करती है? अब अगला स्टेंजा अलग है, कहता है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान कितना कमज़ोर है, इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है। दैट इफ़ गॉड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छी किस्मत आ जाए, अच्छा समय इंसान का आ जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो वो अलग से घंटा बढ़ा नहीं सकता है, उस टाइम को बढ़ा नहीं सकता है। इंसान के अंदर ये ताकत बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इंसान का कभी लगे कि अच्छा समय आ गया तो उस अच्छे समय को आगे बढ़ा नहीं सकता है, इंसान इतना कमज़ोर है। वो बता रहे हैं अपनी प्रेमिका से, नर अ लॉस आवर रिकॉल, और ना ही वो जो बीता हुआ जो समय है उस बीते हुए समय को वो वापस ला सकता है, इंसान इतना कमज़ोर है। बट कम बैड चांस, लेकिन बाद में चलकर वो बुरा वक्त जो है वो अच्छे वक्त के बाद आ ही जाता है, इंसान इतना कमज़ोर है, इसको वो रोक नहीं सकता। एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन और हम जो है इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे, पूरा स्ट्रेंथ लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे कि हम लोग इस मोमेंट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, थोड़ा सा विस्तार कर दें, मतलब कि दुख का जो समय उसको हम ख़त्म कर दें। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग अपनी शक्ति इसमें लगा सकते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम इसे सिखा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या आर्ट है और इस आर्ट की क्या लंबाई है, कहाँ तक ये जा सकता है, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम ये सिखा सकते हैं। इट इज़ सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, इसे बढ़ाना या घटाना इंसान के हाथ में, हम पर है। इट सेल्फ ओवर अस, ये हम पर है इसको बढ़ाना, ठीक है। किसी घंटा को, किसी भी अच्छे समय को बढ़ाना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको
कैसे उस सिचुएशन से कैसे हम टैकल करते, हैंडल करते उस सिचुएशन को, ये उसको समझा रहे हैं। कहता है वो, When thou sighest not windy but sighest my soul away, ये कहता है, ठीक है। दाउ का मतलब है यू, दाउ का मतलब क्या है, यू है यहाँ पर, ठीक है। कि जब तुम साइस्ट, मतलब साइस्ट का मतलब होता है ग्रोन करना, मौन करना, शोक मनाना, करहाना, कि जब तुम करहाती हो, कहता है वो, ठीक है। मतलब कि रोती है, फुट फुट कर जब वो रोती है तो वो कहता है When thou sighest not windy but sighest my soul away, कि जब तुम करहाती हो, जब तुम शोक मनाती हो, जब तुम चिंता करती हो, जब तुम करहा रही होती हो, उस कराहट में हवा नहीं जाती है बल्कि मेरी आत्मा खींची चली जाती है। मतलब कि जब तुम रोती हो तो तकलीफ मुझे होता, ठीक है। गाना सुना है कि नहीं सुना है? तो वो कहता है When thou sighest not windy but sighest my soul away, कि जब तुम कराहती हो तो उस कराहट में हवा की झोंके नहीं बल्कि मेरी आत्मा उसमें खींची चली जाती है। ये इस लाइन का यही मतलब है। ये मतलब समझना अच्छे से कि किस लाइन का क्या मतलब है। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देगा कि बताओ, एक्सप्लेन करो इस लाइन को, When thou sighest नॉट विंडे बट साइज माई सोल अवे, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये बताना पड़ेगा कि ये किस जगह पे कब जो है पोएट इस सेंटेंस को कह रहे थे और इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। कहने का मतलब उनका यही है कि जब तुम रोती हो, जब तुम दुखी होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ, तुमसे कहीं अधिक दुखी होता हूँ, है ना। When thou weepest, जब तुम रोती हो, फिर कहता है When thou weepest unkindly kind my life's blood दौड़ दिखे, जब तुम फूट फूट कर रोती हो, ठीक है, जब तुम्हारे आंखों से आंसू गिरता है, ठीक है, तो मेरे बॉडी का जो खून का एक कतरा है ना वो क्षय हो जाता है, मतलब कि खून का कतरा जो है गिर जाता है। बताओ कितनी बड़ी बात कह रहा है ये एक प्रकार से पैराडॉक्सिकल ये एक पोयम है। ये पैराडॉक्सिकल पोयम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को बढ़ाकर कहा गया है। बताओ ऐसा होता है क्या? कह रहा है When thou sighest not windy but sighest my soul away, कि जब तुम कराती हो तो उसमें हवा की झोंके नहीं बल्कि मेरी आत्मा चली जाती है। तो ये पैराडॉक्सिकल पोयम है कि नहीं? इसको पैराडॉक्सिकल पोयम भी कह सकते हैं और है ही, ठीक है। इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर अपने इमोशन को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, ठीक है। ये पोएट जो है अपने बिलॉव्ड को ये बताया है कि जब तुम रोती हो तो उस रोने में मेरे खून का कतरा जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे सही हो जाता है। समझा? आगे देखो क्या है। That thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम मेरे लिए इतना रोती क्यों हो, क्योंकि जब तुम रोती हो तो मेरा ब्लड क्षयित हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा ब्लड जब क्षय होता है इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, ठीक है। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। Thou are the best of me, कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, ये कहता है। एन मोरे से कहता है, बिलॉव्ड से कहता है। आगे है Let not thy divining heart for think me any ill, कि इस पवित्र दिल को, यहाँ पर डिवाइनिंग हार्ट का मतलब पवित्र दिल, इस पवित्र दिल में मेरे बारे में पहले से, फोर थिंक का मतलब पहले से सोच लेना। तो पहले से कोई बुराई ना सोचो, कोई बुरा ना सोचो कि मेरा क्या होगा। तुम्हारा तो दिल पवित्र है, तो इस पवित्र दिल में इन चीज़ों को ना आने दो, बुरी भावनाओं को, बुरी सोच को, विचार को अपने दिलों में ना आने दो। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि जो भाग्य जो है अपना रोल प्ले कर दे, अपना करिश्मा दिखा दे, है ना, अपना भूमिका दिखा दे, इसलिए ऐसा तुम ना सोचो। जैसा तुम सोच रही हो कहीं वैसा ही ना हो जाए, तो ये सब बात ना सोचो।
एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है कि वो जो तुम सोच रही हो वो पूरा हो जाए, फुलफिल हो जाए, इसलिए ये सब बात नहीं सोचो। बट थिंक दैट, बल्कि ये सोचो, दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बल्कि ये सोचो कि हम लोग एक ही बेड पर लेटे हुए हैं, बट क्या किए, करवट बदल लिए, मतलब मुंह फेर लिए हुए हैं। बस ये सोचो कि मैं बस गया और आया। मानो कि एक बिस्तर पर हम लोग सोए लेटे हुए हैं और हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे, बल्कि करवट बदल लिए हुए हैं। बस यही तुम सोचो कि मतलब तुम्हारे पास में ही हूँ, उसको कहना ये चाह रहा है वो, समझा बात। दे वन हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और लास्ट लाइन यही है कि वे लोग जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं कभी अलग नहीं होते, कभी विदा नहीं होता। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है।